वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेट अध्ययन। उत्तराखंड आगामी लेखा लिपिक की भर्ती परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय हिम इन द फर्म इज शेयर्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स। जो ओल्ड पार्टनर्स है वो किस रेशियो में गुडविल जो ब्रॉड करता है न्यू पार्टनर्स को कैसे करेंगे? इन दियर ओल्ड प्रोफिट रेशियो, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, इन दियर सेक्रीफाइस रेशियो या इन दियर न्यू प्रॉफिट रेशियो। तो किस रेशियो में करेंगे? देखिए, जो ओल्ड प्रॉफिट रेशियो होता है, ये होता है जब रिवोल्यूशन अकाउंट बनता है तो उसमें जो रिवोल्यूशन प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, और जो पहले से गुडविल दी होती है बैलेंस शीट में वो राइट ऑफ करने के लिए ओल्ड प्रॉफिट रेशियो हेल्पफुल होता है। इन दियर कैपिटल रेशियो यूज नहीं होता है। इन दियर सेक्रीफाइस रेशियो ये आपका सही आंसर है, क्योंकि जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आएगा उस गुडविल को जो पुराने पार्टनर्स हैं वो सेक्रीफाइस रेशियो में अपने अकाउंट्स में क्रेडिट करेंगे। तो इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा कि गुडविल ब्रॉट जो नया साझेदार है अगर वो ख्याति लेके आता है तो पुराने साझेदारों में बटेगी त्याग अनुपात में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ पार्टनर। तो उनके कैसे निकलेगा सेक्रीफाइस रेशियो? सेक्रीफाइस रेशियो का फार्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी कि हम ओल्ड रेशियो पार्टनर ओल्ड में से न्यू रेशियो घटाएंगे तो आपका सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा, जो भी गुडविल नया पार्टनर लाएगा एडमिशन के टाइम पे तो वो त्याग अनुपात यानी सेक्रीफाइस रेशियो में बटेगी। अगला प्रश्न है, लॉस अराइजिंग ड्यू टू इंसॉल्वेंसी of a partner is to be borne by other partners in equal proportion, in the ratio of their capital, in the profit sharing ratio या none of the above। तो देखिए, जब किसी साझेदार के दिवालिया होने पर हुई हानि को अन्य साझेदार किस अनुपात में वहन करेंगे? बराबर अनुपात में, पूंजी अनुपात में, लाभ हानि अनुपात में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पूंजी अनुपात में। तो जब कोई दिवाला साझेदार दिवालिया हो जाए तो जो भी हानि क्रिएट होगी वो पुराने बाकी पार्टनर्स जो शोध क्षम होंगे जो दे सकते हैं उसको तो वो पूंजी अनुपात में वहन करेंगे। कैपिटल रेशियो अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर दैट गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ऐसा एक्सपेंडिचर कौन है जो रेवेन्यू नेचर का है, वो एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए बेनिफिट देता है? तो कौन सा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या नन ऑफ दीज। तो आयगत प्रकृति का वो खर्चा जो एक से ज़्यादा लेखांकन अवधि समय के लिए लाभप्रद होता है उसे क्या कहेंगे? पूंजीगत, आयगत या आस्थगित आयगत वे या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आस्थगित आयगत व्यय यानी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट पे फर्म क्या करती है? बहुत सारा खर्चा करती है। जब लाखों रुपए खर्च करती है तो हर साल क्या होता है? राइट ऑफ होता है एक निश्चित अमाउंट। तो वो रेवेन्यू नेचर का हो जाता है, तो हम उसको कहाँ दिखाते हैं? पीएल अकाउंट के डेबिट में। तो हर साल जो है थोड़ा बहुत अमाउंट क्या हो जाती है? राइट ऑफ हो जाती है। तो इस प्रकार से वो क्या हो जाता है? डेफर्ड आस्थगित, क्योंकि उसका फायदा हमें आने वाले टाइम पे मिल जाता है। एडवर्टाइज हमने एक ही बार किया फर्म ने, कंपनी ने, लेकिन उसका बेनिफिट हर साल आने वाले टाइम पे मिलता रहता है। तो उत्तर हो जाएगा आस्थगित आयगत व्यय, जिसका बेनिफिट हर अकाउंटिंग पीरियड में मिलता रहता है। अगला प्रश्न है, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर इज रिकॉर्डेड थ्रू। क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर इज रिकॉर्डेड थ्रू ट्रांसफर वाउचर, कैश वाउचर, डेबिट वाउचर या क्रेडिट वाउचर। अब देखिए, इसमें वाउचर समझ लीजिए। सबसे पहले जो कैश वाउचर है इसमें दो वाउचर आते हैं, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। कैश वाउचर में डेबिट वाउचर क्या होता है कि डेबिट वाउचर मतलब जैसे मान लीजिए आपने एक्सपेंसेस पेड किए या क्रेडिटर्स को पेमेंट किया तो जो पेमेंट आएगा वो डेबिट वाउचर में आ जाएगा। और क्रेडिट वाउचर में क्या आएगा? जब आप किसी चीज़ से रिसीव करते हैं, मान लीजिए आपने डेटर से अमाउंट पैसा लिया तो आपका क्रेडिट वाउचर बन जाएगा, ठीक है। या कोई इनकम आई तो आपने रिसीव की तो क्रेडिट वाउचर। तो कैश वाउचर के दो प्रकार हो गए, डेबिट और क्रेडिट वाउचर। तो डाउट में नहीं आना कि क्रेडिट वाउचर लगा देंगे आप, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर क्रेडिट वाउचर, गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट वाउचर होता है जहाँ से हम कोई चीज़ रिसीव करते हैं। अब आता है ट्रांसफर वाउचर। ट्रांसफर वाउचर का मतलब होता है जहाँ पर हम उधार की जो वाउचर उधार शो करता है, जैसे हमने क्रेडिट परचेज किया फर्नीचर का तो ट्रांसफर वाउचर कहलाएगा। इसको नॉन कैश वाउचर भी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर वाउचर। तो फर्नीचर की उधार खरीद किसके द्वारा अभिलिखित होगी? हस्तांतरण वाउचर, क्योंकि हस्तांतरण वाउचर को क्या बोलते हैं? नॉन कैश। तो जो कैश वाउचर है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हस्तांतरण वाउचर। तो सही उत्तर हो जाएगा हस्तांतरण वाउचर। फर्नीचर की उधार खरीद अभिलिखित होगी हस्तांतरण वाउचर के द्वारा। तो अच्छा प्रश्न था ये। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ लेजर अकाउंट्स आर नॉट कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। कितना अच्छा प्रश्न है कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा ऐसा अकाउंट है जो अगले साल फॉरवर्ड नहीं होता है?
पर्सनल अकाउंट ये भी आपका फॉरवर्ड हो जाता है। रियल अकाउंट भी देखिए कैसे, जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस इनकम होती है ये हम पीएल अकाउंट में शो करते हैं। किस में शो करते हैं? पीएल अकाउंट में शो करते हैं। और इस प्रकार से हम उसको बैलेंस शीट में आगे फॉरवर्ड नहीं करते। बैलेंस शीट में सिर्फ जाते हैं पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। तो जब पर्सनल बैलेंस शीट में शो होते हैं तो फिर वो आगे अगले साल फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट तो आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं, लेकिन नॉमिनल अकाउंट फॉरवर्ड नहीं होते। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। व्हाट टाइप ऑफ लेजर अकाउंट आर नॉट कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर? तो किस प्रकार की खाता भी अगले वर्ष अग्रणित नहीं किया जा सकता? तो उसका हो जाएगा नाम मात्र खाता। तो हम नॉमिनल अकाउंट्स को फॉरवर्ड नहीं करते, वो पीएल अकाउंट तक ही सो जाते हैं। अगला प्रश्न है, सस्पेंस अकाउंट इज ओपन व्हेन बैलेंस शीट डज नॉट मैच, ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच, टोटल ऑफ सेल्स अकाउंट डज नॉट मैच या नन ऑफ दीज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच। तो उच्चंत खाता या संधि खाता कब खोला जाता है? जब तलपट मेल नहीं खाता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तलपट मेल नहीं खाता। अगला प्रश्न है, डेप्रिसिएशन इज प्रोसेस ऑफ मूल्यह्रास प्रक्रिया है। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, बोथ एन बी नन ऑफ द अबव? तो इसका उत्तर है एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, लागत का आवंटन। क्योंकि हर साल जो डेप्रिसिएशन रिसर्च पर लगता है उसकी वैल्यू घट जाती है, तो हर साल हम उसको दिखाते हैं पीएल अकाउंट के डेबिट में। तो एलोकेशन ऑफ कॉस्ट होती है। मान लीजिए 1 लाख की आपकी मशीन की वैल्यू में डेप्रिसिएशन लगाए, तो हर साल 10,000 हम उसको राइट ऑफ करेंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। अगला प्रश्न है, एरर्स नॉट शोन बाय ट्रायल बैलेंस आर, तलपट द्वारा त्रुटियां नहीं दिखाई जाती। एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आर नॉर्मली पास्ड इन, सुधार संबंधित लेख आमतौर पर दर्ज की जाती हैं। जनरल प्रॉपर यानी मुख्य रोजनामचा, कैश बुक रोकड़ वही, डे बुक दैनिक वही रोजनामचा या नन ऑफ दीज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनरल प्रॉपर, यानी कि जो एंट्रीज ना तो सब्सिडरी बुक्स में दिखाई जाती है, ना सेल्स बुक में दिखाई जाती है, ना कैश बुक में दिखाई जाती है, ना बिल्स रिसीवेबल बुक में दिखाई जाती है, ना सेल्स रिटर्न बुक में दिखाई परचेज रिटर्न बुक में दिखाई जाती हैं, वो दिखाई जाती हैं जनरल प्रॉपर में। जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज किया आपने, जैसे रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हैं, तो वो सब जनरल प्रॉपर में दिखाई जाएंगी। तो सही उत्तर हो जाएगा मुख्य रोजनामचा। अगला प्रश्न है, आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज अनरेस्ट्रिक्टेड फंड, अप्रतिबंधित कोष कौन सा है? वार्षिकी कोष, खेल निधि, कैपिटल फंड या एंडोमेंट फंड? तो देखिए इसमें एन्युटी फंड आपका जो है बिल्कुल वही कि आपका ये प्रतिबंधित है। स्पोर्ट्स फंड भी आपका प्रतिबंधित है, जो कि खेल के लिए दिया गया तो उसी में यूज होगा। कैपिटल फंड आपका ये अप्रतिबंधित है, क्योंकि आप इसका जिसको जनरल फंड बोलते हैं ये आप यूज कर सकते हैं। लेकिन एंडोमेंट फंड ये आपका प्रतिबंधित है। तो प्रतिबंधित कौन कौन से हो गए? एन्युटी फंड भी आपका प्रतिबंधित है, स्पोर्ट्स फंड भी आपका प्रतिबंधित है, आप इसका यूज वहीं करेंगे जहाँ जिसके लिए मिला है, स्पेसिफिक फंड है ये सब। और एंडोमेंट फंड भी, एंडोमेंट फंड होता है जैसे मान लीजिए डोनर ने कहा कि भाई मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो आप इसकी इनकम को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, इससे होने वाला जो इंटरेस्ट आएगा वो आप यूज करेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो एंडोमेंट फंड है वो क्या होगा? अक्षय होगा, यानी कि वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा आखिरी तक, सिर्फ उसका इनकम ही आप यूज कर सकेंगे। ठीक है ना? तो इस प्रकार से क्या होता है कि आप उससे उसकी इनकम को यूज करेंगे, काम चलाएंगे, और बाकी आपका जो टोटल अमाउंट है वो ज्यों का त्यों रहती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंडोमेंट फंड। तो सही उत्तर हो जाएगा कैपिटल फंड अप्रतिबंधित है, बाकी तीनों प्रतिबंधित है। अगला प्रश्न है, इफ फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 1,10,000 रुपीज, द नॉर्मल रेट 10%। अब देखिए नॉर्मल रेट 10% है, आपकी जो अर्निंग एवरेज प्रॉफिट 1,10,000 रुपये है, एसेट्स ऑफ द फर्म कितना है? 11 लाख रुपए है, और टोटल लाइबिलिटीज है 1 लाख रुपए। द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन आपने निकालना है। तो आपसे देखिए अब औसत लाभ का पूंजीकरण कैसे निकलेगा? देखिए तो सबसे पहले देखिए आपका इसका फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज करेंगे, तो कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये होता है इसका गुडविल का फार्मूला। तो कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला है सीवी माइनस सीई। अब कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलेगी? अब कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट जो आपका 1,10,000 रुपये है, इसको इंटू करेंगे 100 से, नॉर्मल रेट से डिवाइड करेंगे, तो आपका 11 लाख रुपये आ गया कैपिटलाइज वैल्यू। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो आपने क्या करना है? 11 लाख में से जब लायबिलिटी 1 लाख घटाएंगे तो आपका 10 लाख क्या आ जाएगा? 10 लाख आपका आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड।
तो 11 लाख में से 10 लाख घटाएंगे तो 1 लाख आपकी गुडविल आ जाएगी। तो CV माइनस CE कैपिटलाइज वैल्यू यानी कि एवरेज प्रॉफिट 1,10,000 इंटू 100 नॉर्मल है 10%। तो 11 लाख आपकी CV आ गई, उसमें से CE घटा दीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि टोटल एसेट्स माइनस जो कि 11 लाख है, उसमें से 1 लाख कैपिटल लाइबिलिटीज घटा दीजिए। तो इस प्रकार से आपका 1 लाख आ जाएगी गुडविल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपए, यानी कि डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चूज द ओड वन, विषम को चुने, जो बिल्कुल अलग है उसको चुनिए। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल या गेनिंग रेशियो। अब देखिए इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल भी आपका रिलेटेड है और गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो भी एडमिशन में रिलेटेड है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल भी आपका किससे रिलेटेड है? एडमिशन पार्टनर से रिलेटेड है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आपका एडमिशन पार्टनर से रिलेटेड। लेकिन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स कब होता है? जब फर्म डिसोल्यूट होती है, फर्म का विघटन होता है तो संपत्ति वसूल की जाती है, ठीक है, सारी संपत्तियां बेची जाती हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट बिल्कुल क्या हो गया इसमें? ओड वन आउट हो गया। तो सही उत्तर हो जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल और गेनिंग रेशियो अलग हो गए, जबकि रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स इसमें बिल्कुल ओड वन आउट है। तो उत्तर हो जाएगा संपत्ति वसूली। अगला प्रश्न है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वसूली व्यय 15,000 रुपये यानी 15,000 वर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर, द जनरल एंट्री विल बी। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि जो फर्म की वसूली के टाइम पे जो खर्चा हुआ, वसूली व्यय कितना है? 15,000 रुपये। किसने पे किया? फर्म ने पे किया ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। देखिए नॉर्मल क्या होता है कि फर्म ही पे करती है, तो हमारा एंट्री हो जाती है रिलेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। लेकिन जब फर्म पे कर रही है, किसके बिहाफ पे कर रही है? पार्टनर के बिहाफ पे। तो क्या एंट्री होनी चाहिए? हमारा एंट्री हो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, रियलाइजेशन टू कैश, ये तब होता है जब हम फर्म पे करती है, तो ये एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश या टू बैंक अकाउंट कब होता है? जब फर्म पे करती है या कोई एंट्री ना दी गई होगी किसने पे किया, तो नॉर्मल फर्म पे करती है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्यों क्रेडिट करेंगे? क्योंकि उसके बिहाफ पे हुआ तो डेबिट होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। अब तीसरा ऑप्शन देखिए क्या है, तीसरा ऑप्शन है कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 रुपीज टू बैंक अकाउंट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जो भी पार्टनर है जिसके बिहाफ पे फर्म ने एक्सपेंसेस पे किए उस पार्टनर को हम डेबिट करेंगे और टू बैंक अकाउंट 15,000। तो आंसर हो जाएगा कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू बैंक अकाउंट 15,000, ठीक है। और बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन तो क्रेडिट हो ही नहीं सकता, तुम्हारा उत्तर हो जाएगा तीसरा कंसर्न पार्टनर जिसके बिहाफ पे फर्म ने पे किया है उस पार्टनर्स को हम डेबिट करेंगे। मान लीजिए सी के बिहाफ पे किया तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। अगला प्रश्न है, इफ द ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इट इज एज्यूम टू बी पीरियड ऑफ। अब देखिए ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि फर्म क्या करती है, जैसे मान लिया आपने रॉ मेटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल से आपने क्या बनाया, फिर आपने उसकी गुड्स बनाए, फिनिश गुड्स बनाया, फिर आपने उसकी पैकिंग की और आपने उसको सेल कर दिया। और सेल तो आपने गुड्स खरीदा, गुड्स खरीदने के बाद मैन्युफैक्चरिंग करी, फिर उसको सेल किया, सेल करने के बाद आपके पास कैश आ गया। तो सामान खरीदने से लेकर आपके पास कैश रिसिप्ट होने तक जितनी भी प्रोसेस होंगी वो सब ऑपरेटिंग साइकिल है। अब इसके बारे में कुछ पता नहीं चला कि वो उसका आइडेंटिफाइड कितना टाइम है, तो उसका टाइम माना जाएगा कितने महीने माना जाएगा? तो ऑप्शन है 10 महीने, 11 महीने, 9 महीने या 12 महीने। तो जब इस प्रकार से संचालन चक्र पहचाना ना गया हो तो 12 महीने के लिए माना जाएगा, क्योंकि हम 12 महीने लेते हैं इसमें, तो हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड 1 साल के लिए होता था हम उसको 1 साल तक का मानेंगे। तो इस प्रकार से संचालन चक्र क्या हो गया, यानी कि अपने स्टॉक को कैश में कन्वर्ट करना ही संचालन चक्र है। आपने सामान खरीदा, सामान खरीदने से लेकर बनाना, बेचना और वापस पार्टी से कैश मिलना, तो ये सारी प्रोसेस किस में आती है? संचालन चक्र में। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है अवधि तो 12 महीने मानी जाएगी। तो सही उत्तर हो जाएगा 12 मंथ। अगला प्रश्न है, आउट ऑफ द फ्लोइंग आइडेंटिफाई द आइटम दैट इज नॉट सोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। अब फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है? फाइनेंस कॉस्ट का मतलब है कि आपने लोन वगैरह या कोई पैसा अरेंज किया है, उसके संबंध में आपने इंटरेस्ट देना है, बैंक लोन देना है, ठीक है, आपने कहीं से लोन ले रखा है, लॉन्ग टर्म डिवेंचर इशू किया, तो उसका जो इंटरेस्ट आप पे करते हो फाइनेंस कॉस्ट होती है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा है जो फाइनेंस कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा नोट्स टू अकाउंट में। तो इसमें पहला ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन, आपने अवधि ऋण पर ब्याज लिया है तो ये तो आपका फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी आपका फाइनेंस कॉस्ट में आता है, क्योंकि आपने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया उसका इंटरेस्ट भी आप पे कर रहे हैं, तो ये फाइनेंस कॉस्ट है। इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन, ये भी आपका फाइनेंस कॉस्ट में आता है। और उसके बाद अगला ऑप्शन क्या आपके पास, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स रिटर्न ऑफ, ये भी आपका
उसमें आता है, किस में आता है, क्योंकि आप डिवेंचर किस लिए लेते हैं, डिवेंचर का मतलब होता है लोन। फर्म को लोन की जरूरत है तो पब्लिक के उसमें डिवेंचर इशू करती है, लेटर इशू करती है, लोन लेटर, तो लोन के अगेंस्ट डिवेंचर इशू करती है। तो ये भी आपका सही है। तो फाइनेंस कॉस्ट में भी आपका इंक्लूड होगा, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट भी होगा, और इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन भी होगा। लेकिन बैंक डिपॉजिट गलत है, क्योंकि बैंक डिपॉजिट फाइनेंस कॉस्ट में नहीं आता, ये तो आपका अपना जमा है। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका बी, नोट्स टू अकाउंट फाइनेंस कॉस्ट में बैंक डिपॉजिट नहीं आता है, बाकी तीनों आएंगे। अगला प्रश्न है, सिंसियर लिमिटेड हैज ए प्रोप्राइटरी रेशियो ऑफ 25% टू मेंटेन द रेशियो 30%। अब देखिए सिंसियर लिमिटेड है कोई, उसका प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है, 25% है। अब प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब होता है टोटल शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। अब मान लीजिए जो इक्विटी आपकी टोटल एसेट्स में रेशियो कितना है, 25% है। अब कंपनी उसको 30% करना चाहती है, तो सीधी सी बात है आपकी इक्विटी इंक्रीज होगी। जब इक्विटी इंक्रीज होगी, ठीक है, टोटल एसेट्स आपका एज यूजुअल है, लेकिन इक्विटी आपकी इंक्रीज होगी तो आपका प्रोफिट रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए इसमें और क्या है, लेकिन प्रॉपर्टी रेशियो को क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर रेशियो बोलते हैं। तो यानी प्रॉपर्टी रेशियो क्या होता है, इक्विटी अपन टोटल एसेट्स। इक्विटी इंक्रीज होगी तो प्रॉपर्टी रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी रेशियो में ध्यान देना है कि प्रॉपर्टी रेशियो इज रिलेटेड टू डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो डेप्ट डिक्रीज भी होनी चाहिए साथ साथ। तो इस प्रकार से इंक्रीज इक्विटी, रिड्यूस डेप्ट, और आइदर इंक्रीज इक्विटी और रिड्यूस डेप्ट या इंक्रीज करंट एसेट्स। तो देखिए इसमें चार ऑप्शन में से कितना अच्छा आंसर है कि प्रॉफिट रेशियो अगर कंपनी 25% से 30% करना चाहती है तो सिर्फ इंक्रीज इक्विटी से काम नहीं चलेगा, आपका रिड्यूस डेप्ट भी होना चाहिए। तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपका इक्विटी इंक्रीज हो या फिर रिड्यूस डेप्ट हो। तो दोनों से आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा थर्ड, आइदर इंक्रीज इक्विटी और रिड्यूस डेप्ट। इंक्रीज करंट एसेट्स कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न है, while preparing cash flow statement, interest paid on debentures will be considered as। नकदी प्रवाह विवरण बनाते समय ऋण पत्रों पर ब्याज को किस गतिविधि में शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब गतिविधि कितनी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। उसने कहा जी इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स किस में दिखाया जाएगा। अब देखिए उसमें ऑप्शन है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या बोथ। अब देखिए जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होता है ये आपकी कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम इसको क्या करते हैं, कैश आउटफ्लो की तरह दिखाते हैं, क्योंकि हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो इसको हम निगेटिव मानते हैं, ये हमारा कैश आउटफ्लो हो गया, हमारा पेमेंट चला गया इंटरेस्ट के रूप में। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो है ही नहीं, मेन एक्टिविटी कहाँ है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। क्योंकि डिवेंचर हम कब इश्यू करते हैं, डिवेंचर हम इश्यू करते हैं फाइनेंस अरेंज करने के लिए। जब भी हम लोन डिवेंचर वगैरह लोन लेते हैं या बैंक लोन लेते हैं, ओवरड्राफ्ट लेते हैं या शेयर इश्यू करते हैं, तो कौन सी एक्टिविटी मानी जाती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी मानी जाती है। यानी वित्त पोषण गतिविधि, वित्त को अरेंज करने की गतिविधि। तो इंटरेस्ट जब हम उस पर पे करेंगे तो ये आपका कैश आउटफ्लो हो जाएगा, तो ये फाइनेंसिंग से ही रिलेटेड है। तो आंसर हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स। अगला प्रश्न है, इफ ए शेयर ऑफ 10 रुपीज ऑन विच 8 रुपीज पेड अप, 10 रुपये का अंश पत्र है उसमें से हमने 8 रुपये पेड अप हो चुके हैं, इस फॉरफिटेड, उनको हमने हरण कर लिया, इट कैन बी रीशूड एट द मिनिमम प्राइस ऑफ। अब देखिए 10 रुपये का शेयर है उसमें 8 रुपये मिल चुके हैं, सब मतलब दे चुके हैं जनता, उसको हमने फॉरफिट कर लिया, तो हम उसको रीशूट करना चाहते हैं पुनः, तो किस प्राइस पर करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। 10 रुपये पर करेंगे, 8 रुपये में करेंगे या 5 रुपये या 2 रुपये में। अब देखिए जो भी हमने शेयर 10 रुपये का था उसमें 8 रुपये तो पेडअप हो चुका है, अब 2 रुपये हमें मिले ही नहीं। तो जो शेयर्स हम फॉरफिट करते हैं उसका जो नॉमिनल फेस वैल्यू 10 रुपये है, हमें 8 रुपये मिल चुके हैं, तो जो पैसा नहीं मिला है फॉरफिट शेयर्स का, उस पैसे तक ही हम उसको मिनिमम रीशू कर सकते हैं, यानी 2 रुपये। तो 10 रुपये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें कितना पैसा नहीं मिला फॉरफिट वाले का, 2 रुपये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 रुपीज़ पर शेयर कंपनी मिनिमम रीइश्यूड कर सकती है उस शेयर्स को जो फॉरफिट कर चुका है, जब्त कर चुका है पब्लिक से। तो आंसर हो जाएगा 2 रुपीज़। अगला प्रश्न है, आमतौर पर लाभांश प्रदत्त यानी कि डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन। अब डिविडेंड कंपनी किस पे देती है, फर्म किस पे देती है, ऑथराइज कैपिटल पे, इशूड कैपिटल पे या कॉल्ड अप कैपिटल पे या पेड अप कैपिटल पे। अब देखिए ऑथराइज क्या होती है, ऑथराइज होती है जिसको मैक्सिमम कंपनी इशू कर सकती है, इसको मेमोरेंडम एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें शो करना पड़ता है। तो ऑथराइज से तो मतलब ही नहीं है, ऑथराइज तो करोड़ों रुपए होगी तो उसमें थोड़ी डिविडेंड देगी। इशूड कैपिटल होती है जितना हमने ऑथराइज किया उससे थोड़ा सा कम जो हमने इशू किया उतना भी कर सकती है, उससे थोड़ा कम करते तो इशूड हो जाएगी। मान लीजिए कि 10 लाख के शेयर्स इशू करने हैं मैक्सिमम, उसमें से उसने 9 लाख इशू कर दिए तो वो निर्गमित पूंजी हो गई। अब कॉल्ड अप क्या हुई, आपने मान लीजिए 9 लाख में से आपने 8.5 लाख की कॉल्ड अप किया, यानी कि 10 रुपये का शेष, 10 रुपये का फेस वैल्यू आपने 9 रुपये मांगे, 1 रुपये आपने कहा हम मांगते नहीं बाद में देखेंगे, तो 9 रुपये आपका कॉल्ड अप हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी 9 लाख कॉल्ड अप हो गई। अब पेड अप कैपिटल क्या होती है, पेड अप का मतलब जो एक्चुअली पेड अप किया, जैसे पिछले सवाल में 10 रुपये में से 8 रुपये पेड अप हो गया था, तो उस 8 रुपये पे आपका डिविडेंड पे होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी, पेड अप कैपिटल। दत्त पूंजी पर हमेशा लाभांश पेड होता है।
अगला प्रश्न है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 ओनली प्रेफरेंस शेयर्स विच आर रिडीमेबल, यानी कि जिसका हम पेमेंट कर सकते हैं, तो शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन विद इन कैन बी इशूड कितने समय में हो सकता है। यानी कि कंपनी एक्ट 2013 में बताया गया है कि प्रेफरेंस शेयर जो कि रिडीमेबल हो उनको हम कितने सालों का होना चाहिए कि हम उसको रिडीमल कर सकते हैं, क्योंकि अब नए कंपनी जो 2013 कंपनी एक्ट है इसमें हम इरिडीमेबल शेयर्स इशू नहीं कर सकते, प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते प्रेफरेंस शेयर्स। तो कितने सालों का है, इसमें ऑप्शन है 24 साल, 25 साल, 30 साल या 20 साल। तो इसका उत्तर है 20 ईयर्स, यानी कि 20 साल के जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको कंपनी इश्यूड कर सकती है, उससे कम नहीं, और जो इरिडीमेबल उसको तो कर ही नहीं सकती। तो जो शोधनीय है जिनको हम पेमेंट कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को 20 साल तक अगर है तो उसको हम इश्यूड करेंगे, वो 20 साल तक उसका पेमेंट। अगला प्रश्न है, लिमिटेड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स, व्यवसायिक संगठन की सीमित साझेदारी के रूप में आज से बताइए। अब देखिए इसमें साझेदारी होना चाहिए था, थोड़ा सा वो है, तो लिमिटेड पार्टनर्स फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स, तो देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, द नंबर ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड, नंबर से पार्टनर से कोई मतलब नहीं होता, सीमित साझेदार का मतलब नंबर से नहीं होता है। द लायबिलिटी ऑफ सम पार्टनर्स लिमिटेड, द लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स लिमिटेड, ऑल का भी नहीं हो सकता है, और नंबर से कोई मतलब नहीं है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कैन बी रेज्ड इज लिमिटेड, नो, कैपिटल लिमिटेड क्यों रेज होगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, द लायबिलिटी ऑफ सम पार्टनर्स लिमिटेड, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में बताया गया है कि किसी एक पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होनी चाहिए और बाकी कुछ पार्टनर्स की लिमिटेड। तो हमारी लिमिटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस तो क्या हो जाएगा, द लायबिलिटी ऑफ सम पार्टनर्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म लोन फॉर्म फ्रॉम द वाइफ ऑफ ए पार्टनर इज ट्रीटेड। मान लीजिए फर्म विघटित हो रहा है, आपका डिसोल्यूशन हो रहा है, फर्म का विघटन हो रहा है, तो जो हमने फर्म के विघटन पर साझेदार की पत्नी से लिया गया ऋण है वो माना जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, लोन फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर्स का लोन माना जाएगा। पार्टनर्स क्यों माना जाएगा, पार्टनर्स इसलिए नहीं माना जाएगा कि पार्टनर्स तो नहीं है, वो तो पार्टनर्स की वाइफ है। आउटसाइडर लोन माना जाए, लायबिलिटी मानी जाएगी, प्रिफरेंशियल लायबिलिटी मानी जाएगी, या पेबल आफ्टर ऑल अदर डेब्ट हैव बीन पेड। देखिए पेबल आफ्टर ऑल अदर डेब्ट हैव बीन पेड जब सबको पेमेंट करेगा तब किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। उस उसके बाद लोन फ्रॉम पार्टनर ये भी नहीं माना जाएगा। प्रेफरेंशियल लायबिलिटी, आपकी ऐसी लायबिलिटी जो प्रेफरेंशियल, ये भी नहीं माना जाएगा। आउटसाइडर लायबिलिटी मानी जाएगी, उसको वैसे ही माना जाएगा जैसे आउटसाइडर लायबिलिटी होती है, जैसे क्रेडिटर्स होती है, जैसे आपका बैंक होता है, तो आउटसाइडर लायबिलिटी ट्रीट होगा लोन ऑफ पार्टनर वाइफ, तो आउटसाइड लायबिलिटी। अगला प्रश्न है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज इज ₹1500 इन अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट प्रश्न है पूरी सीरीज का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज इज ₹1500 इन अकाउंट इक्वेशन, इट विल बी सोन एज, लेखांकन समीकरण में 1500 रुपये पर आरंभ पर ब्याज दिखाया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत ही, इंक्रीज द कैपिटल बाय 1500 और डिक्रीज कैश बाय 1500। अब देखिए जब आपका 1500 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा तो कैपिटल आपकी इंक्रीज होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जब ड्राइंग पर इंटरेस्ट लगता है तो क्या हो जाता है, आपकी कैपिटल डिक्रीज होती है, और डिक्रीज कैश तो हो ही नहीं सकता, इससे कोई मतलब नहीं। फिर है इंक्रीज एंड डिक्रीज कैपिटल बाय ₹1500, इसको देखेंगे भी, इंक्रीज कैपिटल हो ही नहीं सकती, तो आपका पहला तीसरा तो वैसे हट गया। और नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, डिक्रीज कैपिटल, तो डिक्रीज कैपिटल और कैश, डिक्रीज कैपिटल एंड डिक्रीज कैश बाय 1500, तो कैश डिक्रीज से कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए इसमें है इंक्रीज एंड डिक्रीज कैपिटल बाय 1500, तो इंक्रीज भी करेंगे कैपिटल का, फिर डिक्रीज भी करेंगे, तो सेम हो गया ना इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखो कैसे, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए फायदा है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है तो उसका तो एक्सपेंसेस है, लेकिन जब ड्राइंग पे इंटरेस्ट जो पार्टनर विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। जब वो इंटरेस्ट देगा तो ये इनकम किसकी हो गई, ये इनकम फर्म की हो गई, तो फर्म कैपिटल में प्लस करेगी। लेकिन अगर हम पार्टनर के या ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो इंटरेस्ट ऑन उसके लिए एक्सपेंसेस है, और उस एक्सपेंसेस से उसका क्या होगा, वो उसका एक्सपेंसेस है, तो वो एक्सपेंसेस के हिसाब से वो क्या करेगा, कैपिटल को अपने माइनस करेगा, उसको उसको वापस करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो उसकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। तो वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, साथ साथ कैपिटल डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए अकाउंटिंग क्वेश्चन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए आंसर हो जाएगा इंक्रीज और डिक्रीज कैपिटल बाय 1500। अगला प्रश्न है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IAS आर फॉर्मुलेटेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ, भारतीय लेखांकन मानकों को किसके अधिकार के तहत तैयार किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, द नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो इसका सही उत्तर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1977 में, और एक बहुत ही अच्छी कमेटी है, किसकी ये कमेटी है, ये ICAI की, यानी काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की कमेटी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसी के तहत जो है आपका क्या हुआ,
इसी के तहत आपके जो भारतीय लेखा मानक इनको तैयार किया गया। तो अच्छा प्रश्न था ये। तो ESB इसका आंसर क्या हो जाएगा? ESB। अगला प्रश्न है विच आउट ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैपिटल एसेट्स? पूंजी का संपत्तियां कौन सी नहीं है? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, बिल्डिंग, मूवेबल प्रॉपर्टी पर्सनल यूज या गुडविल ऑफ बिजनेस। अब देखिए जो लैंड है ये भी आपकी कैपिटल एसेट्स है, बिल्डिंग भी आपकी कैपिटल एसेट्स है और गुडविल भी। अब कैपिटल एसेट्स क्या होती है? कैपिटल एसेट्स होती है जो लॉन्ग टाइम के लिए आपको फायदा देती है। जैसे मान लीजिए आपका लैंड हो गई, लैंड भी आप एक ही बार खरीदेंगे, बिल्डिंग, मशीन सब आपकी कैपिटल एसेट्स है। लेकिन जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है पर्सनल यूज के लिए, जो मूव करती है, वो आपकी नहीं हो सकती, जैसे स्टॉक वगैरह। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कैश ट्रांजेक्शन मीन्स सेटलमेंट ऑन। कैश ट्रांजेक्शन मीन्स सेटलमेंट ऑन। अब देखिए ट्रांजेक्शन और सेटलमेंट दोनों अलग चीज़ें हैं। मान लीजिए आपने किससे उधार खरीदना है, कोई भी सिक्योरिटीज या कोई भी चीज़ से डिवेंचर या कोई भी चीज़, आपने आज ट्रांजेक्शन की और आप चाहते हैं कि 2 दिन बाद पेमेंट करें, तो सेटलमेंट कब हो जाएगा? 2 दिन बाद। मान लीजिए आज मंडे है और आप 2 दिन बाद सेटलमेंट चाहते हैं, तो T+2 कितना हो जाएगा? आपका सेटलमेंट 2 दिन बाद आ जाएगा वेडनेसडे को, तो वो T+2 माना जाएगा। लेकिन इसने कहा कैश ट्रांजेक्शन नॉट क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो कैश ट्रांजेक्शन में क्या होगा? सेटलमेंट डेट भी वही होगी, ट्रांजेक्शन डेट भी वही होगी, यानी T+0। तो कैश ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया, आपने कैश दिया, आपने संपत्ति अपने नाम कर लिया, आपका ओनरशिप मिल गई, तो आपका जो सेटलमेंट है वो भी आपका उसी दिन होगा। तो सेटलमेंट की अलग डेट नहीं मिलेगी आपको। तो T+0 इजिकल टू ट्रांजेक्शन डेट एंड सेटलमेंट डेट सेम, तो आंसर हो जाएगा T+0। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ ओनली कैश इनफ्लो है? नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ ओनली कैश आउटफ्लो है? बिल्कुल नहीं। स्टेटमेंट ऑफ ओनली कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो? बिल्कुल नहीं। और चौथा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ नॉट ओनली कैश बट आल्सो कैश इक्विवेलेंट इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इसका उत्तर है डी, यानी कि कैश इनफ्लो का भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, कैश इनफ्लो के लिए बनता है, कैश आउटफ्लो के लिए बनता है और साथ साथ कैश इक्विवेलेंट के लिए भी बनता है। अब कैश इक्विवेलेंट क्या है? जो कैश की इक्विवेलेंट है, जैसे बैंक, आपका सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये सब आपका कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। तो सही उत्तर आ जाएगा डी। अगला प्रश्न है रिवाइज शेड्यूल 3 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल फ्रॉम। वित्तीय विवरण कब से लागू है? 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2012 या 1 अप्रैल 2014? तो इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 2014। अगला प्रश्न है विच फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक इज नोन आल्सो एज 100% स्टेटमेंट टेक्निक? कौन सी वित्तीय विश्लेषण तकनीक 100% विवरण तकनीक के नाम से जानी जाती है? तो किसको बोलते हैं? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट? नो। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेक्निक, रेशियो एनालिसिस टेक्निक या ट्रेंड एनालिसिस टेक्निक? तो इसका सही उत्तर है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेक्निक, क्योंकि हम जो भी अपना परसेंटेज निकालते हैं किस बेस पे निकालते हैं? टोटल एसेट्स के बेस पे निकालते हैं, यानी कि 100%। तो आंसर हो जाएगा कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेक्निक। अगला प्रश्न है लाइफ मेंबरशिप फी आजीवन सदस्य शुल्क है? रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, कंपलसरी या ऑल ऑफ द अबव? अब देखिए जो आपको आजीवन शुल्क मिलता है वो क्या माना जाता है? कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है। और कैपिटल रिसिप्ट कहाँ दिखाते हैं? लायबिलिटी साइड में, तो वो कैपिटल में जुड़ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूंजीगत प्राप्ति। आपको एक ही बार मिलती है लाइफ मेंबरशिप फी, तो आंसर हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कैन टेक प्लेस इन मैनी वेज मेंशन्ड इन। अब वो कह रहा है कि जो फर्म का विघटन है उसकी विभिन्न रीतियों का वर्णन कौन से धाराओं में किया गया? सेक्शन 39 to 43, सेक्शन 40 to 45, सेक्शन 41 to 46 या सेक्शन 40 to 44? तो इसका सही उत्तर है सेक्शन 40 to 44। फर्म विघटन की विभिन्न रीतियों का वर्णन सेक्शन 40 से 44। अगला प्रश्न है ऑडिटिंग बोर्ड वाज एस्टेब्लिश इन 1913, 1932, 1956 या 1968? तो इसका सही उत्तर है 1932। ऑडिट बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड। अगला प्रश्न है एज पर सेक्शन 124 सब सेक्शन 6 ऑफ एक्ट 2013 ऑल शेयर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच डिविडेंड रिमेन्स अनपेड फॉर 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स हैज टू बी ट्रांसफर टू। लगातार 7 वर्षों का अदत्त लाभांश है तो उसको हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड या जनरल रिजर्व फंड या कैपिटल रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व फंड? तो देखो जनरल रिजर्व फंड तो हो नहीं सकता गवर्नमेंट का, कैपिटल रिजर्व फंड भी नहीं होता है, आपका जनरल रिजर्व फंड भी नहीं होता है। इसका आंसर है इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अच्छा ऑप्शन है। तो मान लीजिए कोई अंशधारी उसने 7 साल तक
डिविडेंड ही नहीं मांगा तो 7 साल के बाद वो इस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अगला प्रश्न है, एज पर प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैक्सिमम मेंबर्स कैन बी। निजी कंपनी में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 100, 200, 300 एंड 500। तो देखो, जो निजी कंपनी उसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं, ठीक है। और जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें मिनिमम कितने होते हैं? 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट पूछा है तो आपका हो जाएगा मैक्सिमम 200। तो ये थे आपके कुछ पर्सन। हो सकता है आप बहुत इसमें लाभान्वित होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एक्सप्लेन को ध्यान से सुने। 1 बाय 1 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, अकाउंट क्लर्क में आएंगे और आगामी अन्य परीक्षाओं से भी संबंधित हैं, जैसे LT वगैरह। तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। थैंक्स।